खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक में मुस्लिम तंजीमों पर पुरअमन तरीके से बंद मना रही है। बंगलुरु के अलावा दीगर शहरों में मुस्लिम तबका अपना कारोबार बंद रखते हुए एहतजाज दर्ज कर रहा है। हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है। रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने कहा कि अदालत का फैसला शरीयत के खिलाफ है। मुसलमान अदालत के फैसले से नाराज है और खामोश तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। अमीर शरीयत कर्नाटक की अपील पर रियासत भर में मुसलमान बंद मना रहे हैं। बंगलुरु में बंद के पेश नजर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। KSRP यानी कर्नाटक रिजर्व पुलिस फोर्स की 25 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। CAR की 35 टुकड़ियों को हिफाजती इंतजाम के लिए बंगलुरु में तैनात किया गया है। कर्नाटक के टमकूर शहर में हिजाब के लिए जगह जगह एहतजाज देखने को मिला है। 3 अफराद हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए एहतजाज कर रहे हैं। टमकूर शहर के टाउन हॉल सर्कल में 3 अफराद ने खामोश एहतजाज किया। हिजाब हमारा हक है, हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, एक मजहब को निशाना न बनाया जाए, इस तरह के नारे को प्ले कार्ड्स में तहरीर करते हुए एहतजाज किया गया। टमकूर शहर में भी मुस्लिम तबका हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले की मुखालफत करते हुए बंद मना रहा है। कांग्रेस और G23 ग्रुप आमने सामने आ गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सालिस का किरदार निभा रहे हैं। इसी सिलसिले में हुड्डा की राहुल गांधी से मुलाकात हुई। गुलाम नबी आजाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलने पहुंचे। कल कांग्रेस के नाराज G23 कैंप के लीडरों ने दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के रिहाइशगाह पर मीटिंग की थी। मीटिंग में मनीष तिवारी, आनंद मिश्रा, शशि थरूर समेत 18 लीडरों ने शिरकत की थी। इजलास के बाद ग्रुप की जानिब से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को मजबूत होना बेहद जरूरी है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से बात करते हैं। दादा, आप लोगों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी हुई, सभी विषय पर चर्चा भी, उसके बाद भी कल जो सो कॉल्ड ग्रुप G23 है उनकी बैठक, जो आपके घर के सामने ही गुलाम नबी आजाद घर है, वहां पर बैठक चली। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो खुद डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाते हुए अलग गुट बनकर, अलग खेमे बनकर कांग्रेस पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की खिलाफत कर रहे हैं। जबकि हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी सबको खुलेआम ये न्योता दे रहे हैं कि अगर किसी को कहीं से कोई नाराजगी रहे तो खुले हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं, हमारे साथ आलोचना मतलब वार्ता कर सकते हैं। लेकिन ये लोग का मकसद कुछ अलग है। ये डेमोक्रेसी की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की आम लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी की जो छवि, ये छवि को धूमिल करना चाहते हैं और साथ साथ इस तरीके की हरकत के दौरान कांग्रेस पार्टी की और कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि ये सारे जाने माने लीडरों हैं, कई सालों से कांग्रेस पार्टी की बड़े बड़े पद संभाले हैं। इन लोगों को खुद हमसे ज्यादा जानकारी होंगे कि कैसे ये सारे वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने पद अलंकृत किए थे और कौन सा डेमोक्रेसी के दौरान इन लोगों को कभी मंत्री पद मिला, कभी MP पद मिला। ये कौन सा डेमोक्रेसी के दौरान, ये इन लोग से मैं पूछना चाहते हैं। इन लोगों को नेता बनाने के लिए क्या CWC में कोई मीटिंग बुलाई गई थी? इन लोग को अगर लगे कि वो कद्दावर नेता है और इन लोग को ये लगे कि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने के लिए उनके पास दम है, ताकत है, ज्ञान है, तो क्यों ना कांग्रेस पार्टी की, अपने पार्टी की खुद जो चुनाव हो रहे हैं, पार्टी के जो चुनाव, उसमें क्यों ना ये शामिल होते हैं और लड़ते हैं और अपने लड़ने की बदौलत क्यों ना बड़े पद हासिल करके कांग्रेस का नया दिशा दिखा रहे हैं। पार्टी की बाहर, पार्टी की जब अंदरूनी मसला
चर्चा करके सुलझा जाते हैं, सारे मौका दिया गया है लोगों को, लेकिन ये एक बहाना बनाते हुए, हर एक बहाना बनाते हुए चर्चा से वो हटकर बाहर मीडिया वालों को और खासकर ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस से और कुछ नहीं होने वाला है। न्यूज 18 से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो सत्य प्रकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। अयोध्या में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक और वाकया पेश आया है। यहां एक 7 साल बच्ची की इस्मत रेजी का वाकया पेश आया। मुतासरा को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस को कि एक बच्ची जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना बताई जा रही है और बच्ची को इंजरी है। उसको इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी ये मामला अज्ञात में है, अभी किसी के बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। हम लोग घटना की छानबीन कर रहे हैं। जल्दी घटना का अनावरण और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन उसका हो रहा है। सारे फैक्ट्स एविडेंसेस के आधार पर हम लोग घटना का अनावरण करेंगे। जो भी इसमें दोषी आएंगे उनको कड़ी से कड़ी उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। चाहते हुए तुमने बच्चे को नहीं देखा ना? नहीं, हम नहीं देखे। वो इधर गेट चाहते हुए ना? नहीं, वो वो इधर से आई है तो हम इधर से आई होंगी ना? हाँ, ये कोने कोने आई है बच्ची, तो हमारे प्रिंस खेलता रहा है तो उन्होंने देखा है कि मम्मी ये बच्ची बंदर कर लिया, तो हमारे कल्लू भगा, कमलेश भगा। सामने से इधर उधर से तुमने? इधर हमने तो गेटे में देखा है, हमारा लड़का देखा है, छोटा वाला। गेट बंद था, खुला था उस टाइम? नहीं, बंद रहा है। ताला लगा हुआ था? हाँ, ताला लगा। भवंडी से समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली रईस शेख ने रियासत महाराष्ट्र में मुसलमानों की तरक्की के लिए रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कायम करने का मुतालबा महाराष्ट्र असेंबली में किया। रईस शेख ने नायब वजीर आला और वजीर मालियात अजीत पवार को मुखातिब करते हुए कहा कि जिस तरह रियासत में पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए सारती और भारतीय तंजीमों के जरिए मदद की जा रही है, उसी तरह मुसलमानों की तरक्की के लिए रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट तश्कील दिया जाए। सम्मानीय अमीन पटेल जी ने मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर बात की। मुस्लिम रिजर्वेशन में इसी सदन में हमने और जनाब अबू आसिम आजमी ने धरना भी किया है, लेकिन रिजर्वेशन के ऊपर जो सरकार की यहां पर नीति थी उससे मुस्लिम समाज एक तरह से बहुत नाराज है और एक तरह से उसके साथ एक नाइंसाफी हो रही है। लेकिन अगर इस बजट के अंदर आप देखें तो जो संस्थाएं शासन ने सपोर्ट की है, चाहे सारथी हो या भारती हो, उससे उन समाजों को न्याय मिल रहा है। दादा, आपने 250 करोड़ सारथी को दिया हुआ है, 250 करोड़ भारती को दिया हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम समाज आगे बढ़े, मुस्लिम समाज का युवा आगे बढ़े दादा, तो आपको उसी तरह की एक संस्था बनानी होगी दादा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मौलाना आजाद के नाम से या डॉक्टर एपीजे कलाम रिसर्च इन ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूट आप बनाइए दादा। हमारे बच्चे दादा हमारे कार्यालय में आके फीस के लिए आज तड़प रहे। कोविड के अंदर मैं इतना डेटा दे सकता हूं दादा आपको कि मुस्लिम समाज पीछे है। अलग अलग कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन अगर आप पहल करके ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाएंगे तो यहां खड़े रह के किसी रईस शेख को रिजर्वेशन मांगना नहीं पड़ेगा दादा। दादा, डेटा तो बहुत है। सारथी, भारती ऐसी संस्थाओं ने उन समाजों को आगे बढ़ाया दादा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। हिंद चीन के बीच एलएसी पर कशीदगी के दरमियान चीनी वजीर खारजा व्योंग गेई आइंदा हफ्ते हिंदुस्तान का दौरा कर सकते हैं। जरा के मुताबिक 24 मार्च को चीनी वजीर खारजा हिंदुस्तान का दौरा कर सकते हैं। हालांकि इस दौरे के ताल्लुक से अभी सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं की गई है। माना जा रहा है कि चीन की जानिब से बाहमी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की गई है। रवा साल ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका का इजलास चीन में है। इस इजलास में चीन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत चाहता है। ब्रिक्स इजलास से कबल चीन साजगार माहौल बनाने के लिए बाहमी मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का ख्वाहिशमंद है।
दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है। कोविड के इन बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है क्योंकि कई ममालिक में कोविड टेस्टिंग की शरह में कमी आई है। ऐसे में आलमी इदारा सेहत ने दुनिया भर के ममालिक को वायरस से चौकन्ना रहने की तनबीह की है। WHO ने कहा है कि गुज़श्ता एक माह से दुनिया भर में कोविड केसेस में कमी आई है, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते से एक बार फिर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। एशिया और चीन के ज़ैलिन सूबे में बढ़ते केसेस के पेश नजर लॉकडाउन लगाना पड़ा है। WHO ने कहा है कि ये बहुत से अवामिल के इम्तिजाज की वजह से कोविड केसेस में इजाफा हुआ है। इसमें तेजी से फैलता हुआ ओमिक्रॉन वेरिएंट और इसका BA.2 सब लेबनिस शामिल है। इसके अलावा सेहत आमा और कोरोना गाइडलाइंस का खात्मा भी कोविड केसेस में इजाफे की वजह है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजिमीन को होली का तोहफा देने का फैसला किया। वजीर आला शिवराज सिंह ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए DA में 31% इजाफे किए जाने का ऐलान किया। वजीर आला शिवराज सिंह ने हालांकि गुज़श्ता 2 सालों में सरकारी मुलाजिमीन का DA नहीं बढ़ाए जाने का सबब कोरोना कहर की मुश्किलात को करार दिया है और इमसाल अप्रैल से सरकारी मुलाजिमीन के DA की अदायगी का भी ऐलान किया है, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन हुकूमत के जरिए DA में इजाफे का ऐलान करने और दूसरे मुतालबात पर गौर नहीं किए जाने से अब भी नाराज हैं और उन्होंने होली के बाद अपने मुतालबात को लेकर बड़े पैमाने पर एहतिजाज का फैसला किया। कड़की के कारण सरकारी कर्मचारियों का DA जो पहले हम तत्काल बढ़ाते थे वो हम कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों का DA बढ़ा के 31% किया जाएगा और ये अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बराह रास्त मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, DA देने के बाद भी मुलाजमीन में आखिर नाराजगी कैसी? इंशा इस बात को समझने की जरूरत है, हुकूमत ने 2 साल बाद जहां पर DA के ऐलान किया है वहीं पर अगर मुलाजमीन की बात करें तो मुलाजमीन जो है पिछले 10 सालों से मुतालबा इस बात का कर रहे हैं कि हुकूमत जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट में जो है इजाफा करे। पिछले 10 सालों से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकारी मुलाजमीन जो है उनका प्रमोशन का मामला रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मामला OBC रिजर्वेशन का मामला जबलपुर हाई कोर्ट में है और हुकूमत उसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रही। और फिर DA के जो ऐलान किया गया है ये अप्रैल से देने का ऐलान किया गया है। अगर मैं मध्य प्रदेश के पूरे बजट की बात करूँ तो 2,79,237 करोड़ का बजट हुकूमत ने पेश किया और अब तक 2,68,000 करोड़ रुपए का हुकूमत कर्ज ले चुकी है। हुकूमत के जरिए ऐलान किया गया, लेकिन मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत अप्रैल से देने की बात कर रही है, लेकिन ये एक मुश्त में अदा नहीं किया जाएगा क्योंकि हुकूमत के पास बजट की कमी हो, पैसे नहीं है और अब तक जो हुकूमत 2,68,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है उसको मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। 31% अगर दिया जाएगा तो हुकूमत पर एक इजाफी बोझ पड़ेगा और इसके साथ साथ जब तक प्रमोशन तय नहीं होता, इंक्रीमेंट तय नहीं होता है तो हुकूमत किस बुनियाद पर देगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से उनका प्रमोशन रुका हुआ है। और यही वजह है कि कल होली होनी है, आज रात में होली जलेगी और मुलाजमीन जो है होली के बाद इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में एक बड़े एहतिजाज का प्लान तैयार कर रहे हैं। इंशा बिल्कुल। अब मेहताब, अब देखने वाली बात यह होगी कि मुलाजमीन के इन मसाइल पर किस तरह से हुकूमत गौर खोज करती है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया जी। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक रियासत के बेशतर अजला में 17 और 18 मार्च को गर्म हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना के अदला, आदिलाबाद, आसफाबाद, मंचलियाल, निर्मल, करीमनगर, वरंगल, महबूब नगर, जय किशन नगर, भोपालपल्ली में गर्मी की लहर में इजाफा होगा। इन इलाकों में अजीम तरीन दर्जे हरारत 41.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। हैदराबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल।
एक ज़हीन की पहचान छोटी उम्र से ही होती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमने बहुत से बच्चों से आपकी मुलाकात करवाई जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इस हफ्ते हम पर्ल कुलकुरकर और सिद्धार्थ बल्ली से मुलाकात करेंगे। For me, home is where the waves are, as the one thing that gives me the most amount of happiness is sailing. Hello, मेरा नाम है पर्ल कुलकुरकर. I'm a national level gold medalist in windsurfing. I also do skiff sailing and kite surfing, and lately I have been pursuing laser sailing. I started off with windsurfing, and that's the thing that actually made me love the sea. Representing India abroad for different events and championships, or even in the Olympics, is not an easy task, as it requires a lot of effort, hard work, focus. But I am determined to represent India, and I really want to win a gold for my country. Hi, I'm Siddharth Pili. I'm from Hyderabad, and I'm currently working as a data scientist. I don't see Siddharth as a 14-year-old. I value his decision making. I value his suggestions. So he's almost like any other team member to me now. We tend to use data to solve problems in the domains. These might include on, let's say, classifying if a person has cancer or not, or trying to understand, let's say, the next few days of the weather prediction, or even also predicting if a traffic jam will be at this certain part of the day. I'm also working as an intern at IIT Hyderabad, and my work here involves of using state-of-the-art deep learning and computer vision models to solve problems in the field of agriculture. Whatever Siddharth has achieved at 14 years of age, it took me years to get there. I wish to make an AI someday that will revolutionize the thinking, the practicality of the way we solve things around the world. Genius, young genius. ICRISAT ने इंडिया यूरोपीय यूनियन के प्रोजेक्ट के तहत गंदे पानी को ट्रीट करने का बीड़ा उठाया है, जो कि वेटलैंड्स की शक्ल में नजर आते हैं। मुल्क भर में तकरीबन 23 ऐसे वेटलैंड्स बनाए गए हैं, जिनमें से 3 तेलंगाना में हैं। आइए देखते हैं मिशन पानी की खास रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। Communities are using raw wastewater for centuries for agriculture, hence often they are unaware of its perils, and without access to any kind of wastewater treatment technology, they feel helpless also. This concept of constructed wetlands is a very simple and novel idea of utilizing grey water for agricultural purpose through a series of filters which comprise of various gravel levels and plants, roots of the plants. These act as filter. The water passes through this filter and is converted through biological system for usable water in agriculture. Any dryland agriculture crop can be easily grown with this. We work on different phenotyping, advanced phenotyping system, which can help in crop production, which can adapt better to the dryland system. So the constructed wetlands are not only about the recycled water, but you need a crop which can adapt there and grow there and be more productive, so that the system itself is self-sustainable. 80% of the water supplied to a village comes out as a dilute wastewater. Hence, constructed wetland can promote its reuse. So, it is really still an area where we need to work more. Awareness generation and capacity building make communities involved and embrace the technology. मुत्तहिदा
अरब अमारात का एक बहरी जहाज ईरान की बंदरगाह आसोलिया में डूब गया है। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने ये इतला दी। खबर रसा इदारे का मजीद कहना था कि जहाज पर अमले के 30 अफराद सवार थे, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हादसे के वक्त मुत्तहिद अरब अमारात का जहाज खलीज फारिस में वाक़ आसोलिया की बंदरगाह से 30 मील दूर मौजूद था। बहरिया हुकाम ने खराब मौसम को जहाज के डूबने का जिम्मेदार ठहराया। अमूमन खराब मौसम की वजह से यहां बहरिया जहाज हादसात का शिकार होते हैं। हुकाम के मुताबिक जहाज के अमले के अरकान ने लाइफ जैकेट्स पहन रखी थी। इन लोगों को बहिफाजत बचाने की कोशिशें हनूज जारी है और रेस्क्यू के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है। यूक्रेन पर रूसी जारहियत का सिलसिला हनूज जारी है। चर्नीहीव, मुर्फा, कीव, मारियोपोल में रूस ने ताजा हमले किए। चर्नीहीव में किए गए हमले में 13 शहरी हलाक हो गए हैं। ये लोग रोटी लेने के लिए कतार में खड़े थे। मुर्फा में एक तालीमी इदारे पर रूस ने मिसाइल से हमला किया, जिसके नतीजे में स्कूल की इमारत को तबाह हो गई है। इधर कीव में हुए हमले में एक शहरी हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। इसी बीच मारियोपोल और खार्किव में भी रूसी बमबारी जारी है। मारियोपोल से 300 शहरियों को निकाला गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में पर्ल हार्बर और 9/11 का हवाला देते हुए कहा कि यूक्रेन को रोजाना ऐसी सूरत हाल का सामना है। सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। जख्मियों का कोई हिसाब नहीं। लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन की सब्र, जुर्रत और इंसानी इक़दार का इम्तिहान ले रहा है। इधर अमेरिका ने यूक्रेन के लिए ताज़ा फौजी इमदाद का ऐलान किया है। पर्ल हार्बर और 9/11 जैसी सूरत हाल का यूक्रेन को है सामना। रूसी बमबारी में हजारों अफराद हो चुके हैं हलाक। यूक्रेन पर कायम किया जाए नो फ्लाई जोन। रूसी जारहियत से मुकाबला करने के लिए हथियार, जंगी तैयारे और मिसाइल किए जाएं फराहम। यूक्रेन मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अपनी दिफा के लिए वो तमाम वसाइल बुरोकार ला रहा है, लेकिन जारह दुश्मन से मुकाबले के लिए इसे फौजी इमदाद की अशद जरूरत है। अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इसी जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने जंग की तबाहकारियों को उजागर करने के लिए पर्ल हार्बर और 9/11 का हवाला दिया। साथ ही साथ नो फ्लाई जोन कायम करने का अपना मुतालबा अमेरिकी कांग्रेस के सामने दोहराया। दुश्मन का डटकर मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की ने फौजी साजो सामान का भी मुतालबा किया। Згадайте Перл-Харбор. Страшний, трагічний ранок 7 грудня 41-го року, коли ваше небо було чорним від атакуючих вас літаків. Згадайте це. Згадайте 11 вересня. Страшний день 2001 року, коли зло намагалося перетворити ваші незалежні території, ваші міста у поле битви. Коли були атаковані люди, звичайні, невинні люди. ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अब हासिल हुए इमदाद पर सदर बाइडन